नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज जिस विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है कृष्ण नदी प्रणाली। इससे पहले हमने बहुत सारी नदी प्रणालियां कर ली हैं भारत के भूगोल में, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी में, जो आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नदियों से काफ़ी आता है। तो इससे पहले हमने गंगा नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली कर ली है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली कर ली है, इसके अलावा गोदावरी नदी प्रणाली कर ली है। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है कृष्ण नदी। प्रायद्वीपीय भारत की ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है और ये 4 राज्यों से होते हुए जाती है। बहुत कुछ पढ़ना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन, इसलिए धीरे धीरे करके एक एक चीज़ हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जिस नदी तंत्र के बारे में आज हम नदी प्रणाली के बारे में बात करेंगे वो है कृष्ण नदी। ठीक है, और ये कहाँ से इसका उद्गम स्थल है ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट आते हैं। उद्गम स्थल इसका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के सातारा में, और ये सातारा में महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर की है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी है। गोदावरी सबसे लंबी नदी है और ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, वो 1465 किलोमीटर के। तो ये याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी नदी पेनिनसुलर रिवर कौन है? गोदावरी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन सभी कभी भी पूछे जाएं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं इसको। छोटी छोटी चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। और गोदावरी 1465 किलोमीटर की लंबाई से जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे राज्यों से होके गुजर रही है। 4 राज्य इसमें ज़्यादा जरूरी हैं। महाराष्ट्र से तो उद्गम स्थल है ही इसका, इसके अलावा कर्नाटक से होके गुजरती है, आंध्र प्रदेश से एवं तेलंगाना से। तो ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र से 4 राज्यों से, पहली बात तो 4 राज्यों से गुजरती है। महाराष्ट्र पहला, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आपको अगर पूछा जाए कितने सारे क्षेत्रों से इसकी मतलब जो सहायक नदियाँ निकलती है, महाराष्ट्र से काफ़ी है, इवन कर्नाटका से भी है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से भी है। तो आपको ये याद रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कृष्णा नदी जो है इसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। इसी के साथ साथ कोयना जो नदी है इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये भी सातारा महाबलेश्वर से निकलती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा भीमा नदी, ये भी महाराष्ट्र से होकर निकलती है, भीमा शंकर पहाड़ियों से होकर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों से या कौन से राज्यों से कौन सी सहायक नदी निकलती है। ज़्यादातर जो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं वो पूर्व से, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जाके कहाँ गिरती है कृष्णा नदी? ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित हो जाती है। तो ये भी याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती है, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। ज़्यादातर नदियाँ जो आप देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार की,
प्रायद्वीपीय भारत की, वो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ ही क्यों जाती, क्योंकि ढलान हमारे भारत की कुछ इस प्रकार से है ना। हमें पता है जब दक्कन का पठार बना था तो वो काफ़ी ऊंचा था, तो दक्कन का पठार इस प्रकार से स्लांट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डेक्कन प्लेटो का स्लांट या फिर झुकाव पश्चिम से पूर्व की ओर है, और इसी वजह से अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। इसी की तरह जो आपकी कृष्णा नदी भी है वो भी पश्चिम से पूर्व की तरफ हो रही, क्योंकि ढलान ऐसी है। और दक्कन का पठार अगर हम बात करें, ये कब बना था, जब भारतीय प्लेट, जो टेक्टोनिक प्लेट है भारत की, जब उत्तर की तरफ अग्रसर थी, उत्तर में यूरेशियाई प्लेट से भिड़ने के लिए अग्रसर थी, उत्तर की तरफ अग्रसर थी, और या यूरेशियाई प्लेट से मिलने वाली थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे जैसे ही यूरेशियाई प्लेट की तरफ चली, अब क्योंकि जो भारतीय प्लेट है वो सघन है, सघनता की वजह से, सघन होने के कारण जब भारतीय प्लेट नीचे भिड़ रही थी, तो यहाँ पे ज्वालामुखी एक फटा था, ठीक है। यहाँ पे वॉल्केनिज्म हुआ था। वॉल्केनिज्म होने की वजह से ये पूरा बसॉल्ट से बना हुआ है, बसॉल्टिक प्लेटो है ये। और आप यही बसॉल्टिक प्लेटो अगर देखते हो, ये इरिगेशन जब हो जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, किसके लिए, कॉटन कल्टीवेशन के लिए, और इवन व्हीट कल्टीवेशन के लिए। आज तो जिस प्रकार से आपको दक्कन का पठार दिख रहा है, वो दक्कन का पठार बहुत ज़्यादा नीचे हो गया इरोजन की वजह से। नहीं तो आप पहले अगर जानते तो बहुत मीटर ऊंचा था ये, पहले जब सबसे पहले ये बना था बहुत ऊंचा था। तो अब तो उस प्रकार से नहीं, इसी वजह से, स्लांट होने की वजह से हमने देखा है जो हमारी नदियाँ हैं वो इस प्रकार से प्रणाली में जाती हैं। या पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ये याद रखना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। अब ये आपको चीज़ें क्वेश्चन याद, मतलब क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जिस दूसरी नदी के बारे में हम बात करेंगे वो नदी है कोयना नदी, ठीक है। कोयना नदी जैसे कि आप देख सकते हैं, ये भी महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, सातारा से, और सातारा के पास से ही महाबलेश्वर। अब ज़्यादातर नदियाँ आप देखेंगे कृष्ण नदी की, वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हैं, ठीक है। पर अगर हम कोयना नदी को देखेंगे, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है कृष्ण से मिलने के लिए। तो लिखिए, कोयना का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर पे है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। और ज़्यादातर जो इसकी सहायक नदियां हैं वो आप देखोगे
ज़्यादातर या अधिकांश सहायक नदियाँ कैसे हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, पहली बात तो कोयना जो है कृष्ण नदी को जुड़ती है। कहाँ पे जुड़ती है? ये दक्षिण की ओर चलती है उत्तर से। दूसरी चीज़, ये कृष्ण नदी की बहुत इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है, और ये भी आपको देखना है कि ये बाएं तट की सहायक नदी है। ठीक है, तो बाएं तट की जितनी ज़्यादातर आप बाएं तट की सहायक नदियाँ देखेंगे वो सारी कहाँ से उद्गम हो रहा है उनका? महाराष्ट्र से ही उनका उद्गम हो रहा है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, विपरीत चलती है। साथ ही साथ इसी पे कोयना बांध प्रसिद्ध है, आपने सुना भी होगा कोयना बांध। कोयना बांध प्रसिद्ध है, और माना जाता है कि 1967 में कोयना बांध की वजह से ही एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। ठीक है, बहुत बड़ा ही भूकंप आया था 1967 में। अब ये सारे बहुत बेसिक सवाल हैं, यहाँ पूछे जा सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 6.4 था। बाप रे, 6.4, और 150 लोगों की मृत्यु हुई थी। 150 लोगों की मृत्यु हुई थी। कोयना नदी के ऊपर जो कोयना बांध बना है उसकी वजह से एक भूकंप आया था। इसका रिक्टर स्केल पे 6.4 था पैमाना। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं बहुत फैक्चुअल भी हो सकते हैं, तो आपको डेट भी, ईयर भी माफ़ करिएगा, याद रखना होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इसी पे शिवसागर बांध भी बना हुआ है, शिवसागर झील भी बनी हुई है, माफ़ कीजिएगा। तो ये याद रखना है कि शिवसागर झील भी यही बनी हुई है, कोयना नदी पे शिवसागर झील बनी हुई है। अब कभी कभी मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आते हैं ना कि रिवर और कौन सी झील उसके पास है, तो कोयना के लिए याद रखिएगा। और ये बहुत लंबी झील है, 50 किलोमीटर लंबी झील है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन अगेन इससे आ सकता है। ये 50 किलोमीटर लंबी झील है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। अब कोयना नदी से के बाद हम दूधगंगा नदी के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक नदी है, दूधगंगा नदी। ठीक है, और ये दाहिने तट की सहायक नदी है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हो जो चल रही है, ये दूधगंगा नदी। ठीक है, तो ये भी कृष्णा नदी की दाहिनी तट की सहायक नदी है। कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से तट की सहायक नदी है, बाएं की है कि दाएं की है, तो दाहिने तट की ये सहायक नदी है। इसके अलावा ये कहाँ से निकलती है? कोल्हापुर जिले से निकलती है, महाराष्ट्र के। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिला। और आप लोग को अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा बेसिक, इतने ज़्यादा इंटरनल क्वेश्चंस यूपीएससी नहीं पूछेगा, तो ये बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि ये करता है। कोल्हापुर जिले बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस है, ये आजकल बनते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट और जो चीज़ जानने के लिए है कि कलम्मा वाड़ी जो बांध है यहीं पे बना है, इसी नदी पे बना है, कलम्मा वाड़ी बांध, इसको याद रखना है। कलम्मा वाड़ी बांध कर्नाटक की मदद से बनाया गया है। कर्नाटक राज्य की सहायता से इस नदी पर बनाया गया है। इस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब अगली नदी जिसके बारे में हमें बात करना है वो पंचगंगा नदी है। ठीक है, तो ये अगली नदी कौन सी है? पंचगंगा नदी। ये महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है, बहुत छोटी नदी, आप जैसे कि देख सकते हैं ये है। ये भी पश्चिमी घाट से ही निकलती है। ये महाराष्ट्र में बहने वाली नदी है, और ये
पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट से निकलती है। और याद रखिए कि इसके एंड में मैं आपको क्वेश्चंस भी देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देखते हैं मैं लास्ट में एमसीक्यू ज़रूर करवाती हूँ स्टूडेंट्स को, जैसे इससे पहले भी हम लोगों ने किए हैं एमसीक्यूज़, तो एमसीक्यूज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित क्या आ सकता है, जो सहायक नदियाँ होती किसी भी नदी की। तो निम्न कथनों पर विचार करिए। कोयना नदी महाराष्ट्र के सातारा जिले से महाबलेश्वर से निकलती है और कृष्ण नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की अधिकांश अन्य नदियों के विपरीत पूर्व पश्चिम दिशा में बहती हैं, कोयना नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। अब ये कोयना नदी मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कोयना नदी किस प्रकार से चलती है। तो हाँ, ये सातारा जिले से निकलती है, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट। और साथ ही साथ ये महाबलेश्वर से निकल चलती है। कोयना नदी के अलावा इवन कृष्ण नदी जो है, मुख्य नदी जो है, वो भी कहाँ से निकलती है, वो भी महाबलेश्वर क्षेत्र से ही निकलती है। और महाराष्ट्र से जितनी भी सहायक नदियाँ निकलती हैं वो पश्चिम से पूर्व पश्चिम दिशा में बहती हैं, कोयना नदी उत्तर दक्षिण में बहती है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य होगा, पहला कथन सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सही है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और भी दिखेंगे, जैसे ये एक और क्वेश्चन है, कृष्ण नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर सातारा के निकट होता है। कृष्ण नदी 4 राज्यों से होकर जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तो यहाँ पे दोनों सही है, करेक्ट आंसर होंगे। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में दिए जाए तो प्लीज़ करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस तो हमने ऑलरेडी ऐसे ही सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट सहायक नदी है। जैसे कि मैंने आपको बताया पंचगंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हाँ ये ध्यान रखना है कि एक ही जगह से जाती है, कृष्णा नदी के उप जिलों में है, ठीक है। तो ये उपनदी है, कृष्णा की उपनदी है, ये याद रखिएगा, पंचगंगा। कृष्णा की उपनदी है, ठीक है। इसके अलावा टूंगा भी है, भद्रा भी है, तो टूंगा और भद्रा मिलके ही टूंगा भद्रा बनाती हैं, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नदी है। अगली जो है वो घटप्रभा नदी है, ठीक है। तो घटप्रभा को भी हम ध्यान में रखते हुए अगली नदी देख लेंगे। ये है आपकी घटप्रभा नदी, घटप्रभा, मलप्रभा, टूंगा भद्रा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा, अभी मैं बता दे रही हूँ क्योंकि मेरे सामने है, जो कृष्ण नदी के दक्षिण में और टूंगा भद्रा नदी के उत्तर में है, इसी को हम रायचूर दोआब कहते हैं, रायचूर दोआब। अब दोआब का मतलब आपको पता ही है, दोआब क्या होता है, दो अब, ये 2 वर्ड से बना है, दो टू लैंड, यानी कि कोई भी क्षेत्र जो 2 नदियों के बीच में मिलकर विस्तृत तौर से बना हो उसे दोआब कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि रायचूर दोआब कहाँ है, तो आपको याद होना चाहिए कि टूंगा भद्रा नदी एवं कृष्ण नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे रायचूर दोआब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें घटप्रभा की, तो ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है, सह्याद्री स्पेशली अगर हम बोलते हैं, ये सह्याद्री से निकलती है, सह्याद्री पश्चिम घाट को ही कहते हैं, इसका बस दूसरा नाम है। और ये कृष्ण नदी के साथ अलमट्टी में जाके मिलती है, कृष्णा के साथ अलमट्टी, अलमट्टी में मिलती है या संगम करती है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि ये अलमट्टी में मिलती है। और यही बेलगाम में गोकक जलप्रपात बनाती है, गोकक जलप्रपात जो है इसी पे है, ठीक है। तो ये कर्नाटक के बेलगाम में गोकक, यहाँ ऊपर लिख दे रही हूँ मैं, गोकक जलप्रपात स्थित है,
ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है अंडरस्टैंड करने के लिए, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है याद रखने के लिए, ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके अलावा ये इसी पे घटप्रभा परियोजना भी है, घटप्रभा परियोजना भी इसी पे बनी है, ठीक। नाम तो बहुत आसान है ना, क्योंकि घटप्रभा से ही उसका नाम पड़ेगा, तो घटप्रभा परियोजना भी इसी के ऊपर बनी हुई है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मलप्रभा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी है। इसके मलप्रभा नदी पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एरिया स्थित हैं, ठीक है, तो मलप्रभा के लिए याद रखना है। चलो इसमें तो नहीं है, दूसरा देख लेते हैं, दूसरे मैप में मिल जाएगा हमें, इसी में देख लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं और याद रखिए कि आपको ना सारा PDF कहाँ मिल रहा है, UPSC उत्कर्ष के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पे जाके आपको सारे PDFs मिल जाएंगे। सो यू डू नॉट नीड टू वरी कि अरे इतना सब लिखवा रही हैं, कहाँ मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको याद रखना है हमें। अब नेक्स्ट जो है वो मलप्रभा है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, मलप्रभा। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी, वर्धा मिलेगी, वेदावती मिलेगी, तुंगा भद्रा, इसके बारे में भी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं हम वो देख लेंगे। ये कहाँ पे निकलती है ये भी याद रखना है। ये सह्याद्री से निकलती है मलप्रभा, पर ये कर्नाटक से निकलती है, बेलगाम से। इसका उद्गम स्थल नाम से ही समझ में आ जाएगा कि साउथ इंडियन है प्रॉपर, कर्नाटक के बेलगाम से निकलती है, ठीक है, तो कर्नाटक के बेलगाम से निकलती है, पहली चीज़ तो ये याद रखना है। इसके अलावा यहाँ ये भी याद रखना है कि नवली तीर्थ बांध इसी पर स्थित है। नविली तीर्थ बांध इस पर स्थित है, और जो रिजर्वॉयर ये बनाता है उसको रेणुका सागर कहते हैं, ठीक है। जो रिजर्वॉयर ये यहाँ पे जो बांध बनाता है रिजर्वॉयर, उसको रेणुका सागर के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि रेणुका सागर रिजर्वॉयर कहाँ पे स्थित है, तो ये बता दीजिएगा कि ये मलप्रभा के ऊपर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा एहोल जो क्षेत्र हैं, एहोल, बादामी, पट्टदकल, ये सारे इसी पर्टिकुलर रिवर के पास स्थित हैं, तो इसको याद रखना है। प्रसिद्ध मंदिर जो बादामी का है, बादामी के मंदिर जो हैं वो इसी के पास स्थित है। तो पूछा जाए कि मलप्रभा के पास कौन कौन से मंदिर स्थित हैं, कौन से क्षेत्र स्थित हैं, तो एहोल, बादामी, फिर उसके बाद आपको पट्टदकल, ये सब कुछ यहीं मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारी तुंगा भद्रा नदी है। ये तुंगा और भद्रा दो नदियों से मिलके बनती है, तो इसको याद रखना है, तुंगा भद्रा नदी। तुंगा भद्रा नदी, ये तुंगा एवं भद्रा नदी के मिलने से बनती है। मैंने तो बता ही दिया है कि तुंगा और भद्रा के बीच में, तुंगा भद्रा नदी एवं कृष्णा नदी के बीच में जो लैंड है उसको रायचूर दो आप कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये गंगा मूल से, अगर तो तुंगा की बात करें, ये कर्नाटक में गंगा मूल से निकलती है, ठीक है। कर्नाटक में तुंगा नदी गंगा मूल से निकलती है।
इसको अपन को याद रखना है कि कहाँ से तुंगा नदी निकलती है। ये कर्नाटक में गंगा मूल क्षेत्र से निकलती है, ठीक है। और इसके बाद ये मूसी से जाके मिलती है, जो इसकी आखिरी सहायक नदी है। मूसी यहाँ आपको दिखेगी कि नहीं, हैदराबाद से निकलती है, हैदराबाद के रंगारेड्डी से, यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। ये तुंगाभद्रा नदी है, ठीक। और ये मूसी नदी जो कि हैदराबाद के पास से निकलती है, रंगारेड्डी से, मूसी नदी निकलती है। और हैदराबाद याद रखना है, ये तो अभी तो आंध्र प्रदेश दिखा रहा है, बट तेलंगाना स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ये आंध्र प्रदेश के पास जाती है तेलंगाना से। और फिर यहाँ पे अगर हम हैदराबाद करें, फिलहाल तो हैदराबाद वी ऑल नो कि किसका, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हैदराबाद अभी किसका कैपिटल है, ठीक है। तो मूसी नदी से मिलती है, ठीक। तो इसको भी याद रखना है। तुंगाभद्रा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जिस नदी के बारे में हमें पढ़ना है, अच्छा हाँ, अगर हम बात करें तुंगाभद्रा का, इसको ऐतिहासिक तौर से एक चीज़ याद रखिएगा, पंपा के नाम से जाना जाता है। पंपा नदी के नाम से ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है। तो इसको याद रखना है कि कौन सी, अगर पूछा जाए कौन सी नदी तुंगाभद्रा है, कौन सी नदी पंपा नदी कहलाती थी, तो ये यही नदी है, कौन सी, तुंगाभद्रा, ठीक है। इसके अलावा हरिहर, हॉसपेट के क्षेत्र भी स्थित हैं, ये भी याद रखना है। हरिहर, हॉसपेट और बेल्लरी, हॉसपेट, बेल्लरी के क्षेत्र के शहर स्थित हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि हॉसपेट और बेल्लरी इसी के पास है। अब जिसके बारे में हम बात करेंगे वो भीमा नदी है। ये महाराष्ट्र से निकलती है भीमा नदी, भीमा शंकर पहाड़ियों से, ठीक है। ये भीमा नदी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, भीमा नदी ये कहाँ से निकल रही है, ये देखिए, जैसे कि आप ऐसे जाएंगे, ये उद्गम स्थल की बात करें तो महाराष्ट्र में, ये सह्याद्री में, सह्याद्री जो कि वेस्टर्न घाट्स को ही कहा जाता है, भीमा शंकर पहाड़ियों से निकलती है, भीमा शंकर पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो इस चीज़ को तो याद रखना। और भीमा नदी बहुत पूजनीय नदी है, महाराष्ट्र में तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, ये पूजनीय नदी है, ठीक है। इसके अलावा ये पश्चिमी घाट से निकलती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। आपको मूसी के बारे में बता ही दिया है मैंने। अब जिसके बारे में बात करनी है वो है परियोजनाएं। अलग अलग परियोजनाएं कौन कौन सी है कृष्ण नदी पे। कृष्ण नदी पे नागार्जुन सागर है, इसके अलावा हुसैन सागर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। नागार्जुन सागर बांध के बारे में बात करें, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इस बांध का निर्माण 1950 में शुरू हुआ था। ये भारत की प्रारंभिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से भी एक था। हरित क्रांति लाना इसका सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य था, ये याद रखना, यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ये इस बांध को नलगोंडा एवं गुंटूर जिले की सीमाओं पर फैली कृष्ण नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा तुंगाभद्रा का जो रिजर्वॉयर है, ये रायचूर दोआब मैंने आपको बताया था, तुंगाभद्रा, ये परियोजना का उद्देश्य पन बिजली का उत्पादन और सिंचाई जल के साथ साथ नगर पालिका जल आपूर्ति प्रदान करना था। हर परियोजना का उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य है वो हमें हमेशा ध्यान रखना है। इस परियोजना के तहत कर्नाटक राज्य में होसपेट के निकट तुंगभद्रा नदी पर एक बांध का निर्माण भी करना था। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इनफैक्ट नागार्जुन कोंडा वगैरह, अमरावती, श्रीशैलम, विजयवाड़ा पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट परियोजनाएं मिल जाएंगी। श्रीशैलम पे श्रीशैलम परियोजना है, ये आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में कृष्ण नदी पर एक बड़ा बांध है। इसने श्रीशैलम सागर का या नीलम संजयजेवा रेड्डी सागर नामक एक जलाशय भी बनाया है। चलो, ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी जानना। अब कुछ बचे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि निम्न कथनों पर विचार करें। श्रीशैलम परियोजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य के कुर्नूल जिले में कृष्ण नदी पर एक बड़ा बांध बनाया गया है। श्रीशैलम परियोजना के श्रीशैलम सागर या फिर नीलम संजयजेवा रेड्डी सागर नामक एक जलाशय बना है। दोनों ही यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे दोनों सही है।
करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जैसे कि आप देख सकते हैं करेक्ट है। फिर उसके बाद नागार्जुन सागर बांध का निर्माण 1950 में शुरू हुआ था। ये नलगोंडा एवं गुंटूर जिले की सीमाओं पर फैली कृष्ण नदी पर बनाया गया है। दोनों अगेन यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है? दोनों सही होगा। इसके अलावा जो आखिरी क्वेश्चन है आज का, भीमा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के पश्चिम किनारे पर करजत के पास भीमा शंकर पहाड़ियों से होता है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से होकर 725 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की तरफ बहती है। तो भीमा शंकर पहाड़ियों से निकलता है करजत के पास, ये बिल्कुल सही है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों से होकर 725 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बहती है। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, ठीक है। वैसे तेलंगाना होता तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर हो जाता, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। 5 क्वेश्चंस हम रोज कराते हैं। जिनको भी ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमने कुछ सजेशंस भी अगर आप देना चाहें कि और हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं तो वो भी बेफिक्र होकर बताइए। धन्यवाद सभी को। स्टे अपडेटेड।